अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और जनाब मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्रिकेट में इन ग्राउंड भी बहुत कुछ हो रहा है, आउट ऑफ ग्राउंड भी बहुत कुछ हो रहा है। डेविड वार्नर की इंजरी पे केएल राहुल के बयान को काफ़ी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और ट्विटर पे काफ़ी बातें हुई। इसके साथ साथ जनाब बाबर आजम के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, तो दोनों खबरें आप देखिएगा, पूरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इसके साथ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में आखिर भारत को हो क्या गया है, क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली का मामला अब साफ़ हो गया और किसका कसूर था ये भी सामने आ गया है। ये और बहुत कुछ है, तो देखते रहिए, पूरा प्रोग्राम देखिएगा, यकीनन कुछ ना कुछ आपको मालूमात ज़रूर मिलेंगी। तो बात शुरू करते हैं जनाब, सबसे पहले रोहित और विराट के एपिसोड की। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे। विराट कोहली चाहते थे कि वो अगर फिट भी नहीं है तो भी ऑस्ट्रेलिया चले, लेकिन रोहित के वालिद की तबीयत ख़राब थी, उनके शायद कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो वो इंडिया आ गया और इंडिया आके उन्होंने अपने वालिद के साथ कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद वो एनसीए में आए, जिसकी वजह से लेट हो गया। और ये सारा मामला बीसीसीआई की वजह से मिस हैंडल हुआ। बीसीसीआई को चाहिए था कि इस मामले को क्लियर करें, लेकिन वो जो सोच एक बीसीसीआई में है कि हर बात मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी जगहसाई हुई, काफ़ी जो है मामलात हुए। लोग कह रहे थे कि विराट कोहली कसूरवार हैं, कुछ लोग रोहित शर्मा को कह रहे थे। अब बात क्लियर हो गई है, टेली कॉन्फ्रेंस हुई है, टेली कॉन्फ्रेंस में बात हुई है और बात में रोहित शर्मा ने क्लियर किया है कि वो क्यों वापस गए, क्या वजह थी, किस वजह से वो वापस गए। और यकीनन मेरे ख़्याल से इस एपिसोड में कहीं ना कहीं दोनों ही कसूरवार हैं। विराट कोहली को पूछना चाहिए था कि रोहित वाइस कैप्टन है टीम के, लेकिन यकीनन कम्युनिकेशन गैप मौजूद है और इसकी वजह से मामलात काफ़ी गड़बड़ हैं और मेरे ख़्याल से कसूर ज़्यादा रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा को अपने कैप्टन को बताना चाहिए था, अपने कोच को बताना चाहिए था, ये कम से कम टीम के किसी मेंबर को समझाना चाहिए था कि क्या वजह है। अगर विराट कोहली, अव्वल तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशन है, आपके ज़ाती ताल्लुकात कितने भी ख़राब हों, कुछ भी सूरत हाल हो, आपको वर्किंग रिलेशन में रूल्स एंड लॉ का ख्याल करना चाहिए। अपने कैप्टन को बताना चाहिए कि भाई मेरे साथ ये मसला है, इस वजह से मैं वापस जाना चाह रहा हूँ और जल्द टीम को ज्वाइन कर लूँगा। अब ऐसा लग रहा था कि सारे एपिसोड में रवि शास्त्री और विराट कोहली कसूरवार हैं, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और निकला और मामला जब क्लियर हुआ है तो मेरे ख्याल से विराट और रवि शास्त्री की नाराज़गी कुछ ना कुछ दुरुस्त भी है कि उन्होंने उनको बताया नहीं। गो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो पूछते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रोहित शर्मा का कसूर ज़्यादा है और रोहित शर्मा को बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था। अभी तक ये समझा जा रहा था कि उनकी फ़िटनेस की वजह से नहीं गया, जबकि फ़िटनेस का प्रॉब्लम अपनी जगह पे मौजूद है और रोहित मुकम्मल तौर पे जो है फ़िट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खिलाया जा सकता था, उनको टीम के साथ ले जाया जा सकता था और वो टीम को कम से कम टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल होते, जिससे फ़ायदा होता। बातें हो रही हैं कि जनाब आकाश चोपड़ा भी कह रहे हैं कि जनाब जिस वक्त टीम के ख़िलाफ़ इतना बड़ा स्कोर बन रहा है और आप चेस करने जा रहे हैं, तो फिर रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो बैट्समैन थोड़ी सी ज़िम्मेदारी ले, थोड़ा सा अपना एहसास करे, बता दे, यकीनन अगर बता दिया जाता तो मामला होता। यकीनन विराट कोहली या रवि शास्त्री नहीं रोकते उन्हें, वो अपने वालिद की तरफ जाते। यकीनन इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, और विराट के हो या कि घर बच्चे की विलादत हो या रोहित शर्मा के वालिद की तबीयत ख़राब हो, तमाम मामला जनाब बिल्कुल इंसानी है और इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता और फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है और इसकी हिमायत करनी चाहिए। गो सुनील गावस्कर भी कह रहे हैं कि वो तो जनाब भारतीय टीम की तरफ से खेलते और भारत के लिए खेलते। ये इनका एक पॉइंट है और ये एक किस्म की लॉजिक है। हम सुनील गावस्कर को
जनाब उनके लॉजिक के हिसाब से तो दुरुस्त मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फैमिली को इम्पोर्टेंस देना कोई बुरी बात नहीं है। और विराट कोहली ने अगर फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है तो इस पे बहस मज़ीद नहीं करनी चाहिए और इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। केएल राहुल पे तनकीद हो रही है कि जनाब वो डेविड वार्नर की इंजरी को लेके उन्होंने काफ़ी जो है मिसअप किया, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास बात नहीं है। और मेरे ख्याल से हर टीम के खिलाड़ी को पूरा इख्तियार होता है कि वो मुखालिफ टीम के बारे में कोई भी बात करे। डेविड वार्नर यकीनन अच्छा खेल रहे थे, अच्छा ओपनिंग स्टैंड दे रहे थे, लेकिन सिर्फ डेविड वार्नर की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत रहा था। ऑस्ट्रेलिया के मज़ीद खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ हैं, एरन फिंच हैं, लबुशेंक हैं और कई खिलाड़ी हैं। तो एक खिलाड़ी के कम होने से ऑस्ट्रेलिया को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और इंडिया को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, माइकल होल्डिंग कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को अगर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देनी है तो अपनी बॉलिंग को तगड़ा करना पड़ेगा। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं या अपने स्पिन को मजबूत करें और तगड़ा करें। अब देखते हैं, चहल नहीं चल रहे, नवदीप सैनी नहीं चल रहे, अब यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को लेके आते हैं, कुलदीप यादव को लेके आते हैं, टीम में क्या तब्दीलियाँ करते हैं, या तीसरे वनडे में भी कहते हैं कि चलें इसी टीम के साथ जाएं। और ज़्यादा इम्कान यही है कि विराट कोहली ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, सीरीज़ पहले ही हार चुके हैं। अब खिलाड़ियों को यानी कि अपनी नंबर 1 प्लेइंग 11 को डिस्टर्ब नहीं करना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस टीम के साथ ही मैदान में उतरने की ज़्यादातर इतलात यही हैं कि टीम में ज़्यादा तब्दीली नहीं करेंगे विराट कोहली। और केएल राहुल भी कहते हैं कि टीम में बार बार तब्दीलियों के वो भी हक़ में नहीं है और वो समझते हैं कि भारत को बिल्कुल अपने पॉइंट पे कायम रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ और शिकस्तों के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। अवाम यकीनन और तमाशाई और मीडिया पर्सनस तो बातें करेंगे, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमें ग्राउंड में खेलना है और ग्राउंड की स्ट्रेटजी यकीनन कैप्टन और वाइस कैप्टन और टीम के मैनेजमेंट ही बनाएगी और जो बेहतर होगा इंडियन टीम के लिए वही किया जाएगा, कोई ख़ास पैनिक नहीं होगा। डेविड वलान ने जनाब एक निफ सेंचुरी बनाई और ये बाबर आजम के लिए एक तरह से बुरी खबर है, क्योंकि नंबर 1 रैंकिंग वो हासिल करने के बहुत करीब थे। लेकिन जब डेविड वलान साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन्स पे रन्स बना रहे हैं तो अब मुश्किल हो जाएगा। अगर वो न्यूजीलैंड में बड़े स्कोर बनाते हैं तो शायद उनका चांस बन जाए, लेकिन अब तकरीबन बहुत मुश्किल हो गया है। डेविड वलान ने काफ़ी अच्छे बैटिंग की है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और इसको देखते हुए उनको जनाब काफ़ी रेटिंग पॉइंट मिले हैं। तो अब T20 रैंकिंग में उनके लिए काफ़ी जो है स्पेस नहीं है। बाकी खुशी की बात यह है कि बाबर आजम को पीसीबी से भी सपोर्ट मिल रही है, शायकीन से भी सपोर्ट मिल रही है और साबिक क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेटर से भी सपोर्ट मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब साबित हो रहा है कि इसमें कुछ अपने ही शामिल हैं जो इस मामले को उछाल कर कुछ जनाब फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, कुछ ज़ाती रंजिशें दूर करना चाह रहे हैं। ख़ानदान में गड़बड़ होती है और इस गड़बड़ को जो है वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात क्लियर हो के सामने आ जाएगी कि इसके पीछे कौन था, कौन सपोर्ट कर रहा था, क्या सपोर्ट कर रहा था, किस तरह से सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीसीबी हो, गवर्नमेंट हो या फिर पाकिस्तान के शायकीन हो और क्रिकेट के लवर्स हों, वो बिल्कुल इस तरह की बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी है और सब ने बाबर को सपोर्ट किया और बाबर भी खुश हैं। और अच्छी खबर यह है कि जनाब टीम के सारे खिलाड़ी जो हैं बहुत जल्दी दोबारा टीम को ज्वाइन कर लेंगे। जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था उनकी तबीयत बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। उनमें से किसी की भी कोई कंडीशन में कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही, किसी को बुखार नहीं है, किसी की तबीयत ख़राब नहीं है। तो अच्छी खबर ये है, 2 खिलाड़ी तो वैसे ही टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे ख्याल से 2 मज़ीद खिलाड़ी बिल्कुल सेट हो गए और उनका कोविड टेस्ट ले लिया गया है और मेरे ख्याल से 24 घंटों में वो भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके टेस्ट मज़ीद लिए जाएंगे, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट कराया गया, थोड़ा सा क्वारंटाइन किया गया है और उम्मीद है कि वो भी जल्द टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और काफ़ी रिस्ट्रिक्शन जो है टीम की काफ़ी कम कर दी गई है। पाकिस्तानी टीम मुस्तकिल जो है अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई है, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूम में भी काफ़ी खिलाड़ी जनाब अपने आप को फिट रख रहे हैं और बाबर आजम भी समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में कामयाबी हासिल कर सकती है। वो सीरीज़ वो बहुत टफ समझ रहे हैं, ख़ास करके जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड ने खेला और आज
मैच बारिश की नज़र हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाबर आजम समझते हैं कि न्यूजीलैंड से बहुत सख्त मुकाबला होने वाला है और न्यूजीलैंड टफ़ टाइम देगा T20 में। तो इसलिए उनके ख्याल से टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड कोई कमज़ोर टीम नहीं है और न्यूजीलैंड से टकराने के लिए हर बैट्समैन को, हर बॉलर को अहमियत देनी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो समझते हैं कि पाकिस्तान की बॉलर्स की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से इंडिया की मजबूत बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी तरीके से खेला, बल्कि धो के रख दिया है, पाकिस्तान के साथ ऐसा ना हो इससे के सद्देबाब के लिए उन्होंने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। और न्यूजीलैंड की विकटों पे लाइन लेंथ के हवाले से कोचिस से भी मशवरे किए गए हैं बाबर आजम की जानिब से और मिसबाह-उल हक की जानिब से। वक़ार यूनुस भी काफ़ी जनाब अहमियत दे रहे हैं और क्योंकि न्यूजीलैंड में विकटों पे मौजूद पैचेस सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो खिलाड़ी और जो बॉलर उन पैचेस से फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखता है वो यकीनन टूर में कामयाबी समेटता है। और यही बात है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को पैचेस के हिसाब से बॉलिंग कराने की तरबियत देने के बारे में फ़ैसला हो गया है और जैसे ही बाकायदा प्रैक्टिस शुरू होगी तो बॉलर्स पैचेस के हिसाब से बॉलिंग कराएंगे और टारगेटिंग बॉलिंग का कोचिंग की जाएगी, जिसके हवाले से काफ़ी बात हुई है। और टारगेट के हिसाब से बॉलिंग से यकीनन पाकिस्तान को अपना बॉलिंग अटैक मजबूत करने का मौका मिलेगा और बॉलर्स को ख़ास करके ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि T20 हो या फिर टेस्ट हो, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एशियन बैट्समैनों के साथ साथ बॉलर्स को भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बॉलर्स को इन कंडीशन के हवाले से ख़ास करके न्यूजीलैंड में हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो हवा के हिसाब से भी बॉलिंग करवाने का मामला है और हवा में सीम और स्विंग का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में वक़ार ने एक प्लान बना लिया, वक़ार यूनुस ने, जो एग्जीक्यूट करने के लिए बॉलर्स को ख़ुसूसी तरबियत दी जा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, और आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते।